नमस्कार। जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीकली रिव्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नेता कैसा हो। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले अपने व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पिछले वीडियोज़ को देखा, सुना, लाइक किया और कमेंट भी आए। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट ये है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अभी तक जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोज़ के बारे में आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, हमारा नेता कैसा हो। अगर आपने पर्चा पोस्टर और बैलेट बॉक्स वाले चुनावों को देखा है तो आपने यह नारा अवश्य सुना होगा। अगर आपने अपने कॉलेज जीवन में छात्र संघ का वह चुनाव देखा है जिनमें समान पद वाले छात्र प्रत्याशियों के लिए डिबेट हुआ करती थी, तब आपने यह नारा अवश्य सुना होगा। अगर आप किसी कर्मचारी संगठन अथवा श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं जहां पर चुनाव होते हैं तो आपने भी यह नारा ज़रूर सुना होगा। अगर किसी चुनाव में यह नारा सुनने से आप वंचित रह गए हों तो मुमकिन है कि आपने लोकतंत्र के इस सदाबहार चुनावी नारे का मर्म अभी तक महसूस नहीं किया है। आपको किताबी ज्ञान हो सकता है, मगर आप अपना नेता चुनने के लिए बुनियादी व्यवहारिक ट्रेनिंग नहीं ले पाए। इसीलिए आज हम फिर कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। दरअसल लोकतंत्र का यह एक बीज मंत्र है, हमारा नेता कैसा हो। हम आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में किताबी तौर पर सर्वशक्तिमान मतदाता यानी वोटर ही होता है। वो अपनी पावर अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेट करता है। वोटर अपने रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद करता है कि वह जिस भल मनसाहत के साथ में यह पावर उसको डेलीगेट कर रहा है, वह भी उसी तरह से उसी भोलेपन के साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल अपने वोटर के हित में करे। कई प्रतिनिधि तो जब वोट मांगने आते हैं तो तथास्तु कह देते हैं और कोई आमीन कहता है। इस बात से वोटर जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है कि उसके प्रतिनिधि ने यानी कि उसके होने वाले प्रतिनिधि ने उसकी बात को सुन लिया और उसका मान रख लिया। लोकतंत्र की एक बुनियादी खूबसूरती यह है कि वह वोटर का यह अधिकार एक निश्चित समय के लिए डेलीगेट करता है। यानी कि डेमोक्रेसी में वोटर अपने अधिकार को एक टाइम फ्रेम के लिए, वो 4 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, और संगठन के चुनाव हैं तो हो सकता है 2 साल या 1 साल भी हो, तो उस निश्चित पीरियड के लिए अपने अधिकारों को अपने पदाधिकारी या अपने प्रतिनिधि को डेलीगेट करता है। लेकिन यह पूरी उम्र या ताउम्र के लिए नहीं होता है। अगर ये ताउम्र वाला मामला होता तो आज का वोटर फिर से गिरमिटिया हो गया होता, अंग्रेज़ों के ज़माने का। हम आप मतदाता अपनी उंगली में निशान लगवाकर धन्य हो जाते हैं कि और इतने रईस हो जाते हैं कि अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए भी हम किसी और को तैनात कर देते हैं। वोट के दिन एक एक वोट के लिए झोली फैलाने वाले जो ये प्रतिनिधि हैं, संभावित प्रतिनिधि हैं, जिसकी झोली में जितना ज़्यादा स्याही की निशान वोटर डाल देगा वह उतना ही ताकतवर हो जाएगा। अगर वो सबसे ज़्यादा निशान ले जाने में सफल रहा तो वो अचानक ताकतवर हो जाता है और अगले दिन से वो उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता है। तब पता नहीं कानून उससे ज़्यादा ताकतवर होता है या वो ज़्यादा ताकतवर होता है, इसका अंदाज़ा आज तक नहीं लग पाया है। वह रात में उस जगह से भी हवाई जहाज़ उड़ा सकता है जहां अंधेरे में रनवे दिखाई न दे। चुनाव का आना, अपना नेता चुनना, पावर डेलीगेट करना, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंतराल में निरंतर चलता रहता है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि पिछली बार के मुकाबले हर प्रतिनिधि जब दूसरी बार या अगली बार
अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए वोटर के दरवाजे में आता है तो वो और भी ज़्यादा सुविधा संपन्न हो चुका होता है। अब इसका चुनाव करने के लिए अपने प्रतिनिधि का, यानी कि कल को जो हमारा नेता होने वाला है, उसका चुनाव करने के लिए हम उसके दृश्य और अदृश्य गुणों को देखते हैं, गुणा भाग लगाते हैं और तब जा कर के फैसला करते हैं कि यही हमारा नेता बनने लायक है। अपनी लगाम, यानी कि अपने ज़िंदगी की लगाम कुछ समय के लिए उसको थमा देते हैं। यहाँ पर प्रसंगवश की ओर जाना होगा। प्रसंग है, मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई अगर हमको पसंद ना आए या हमारा नेता बनने लायक नहीं हो तो क्या होगा? चिंता की बात नहीं। चुनाव आयोग ने अगर कोई आदर्श प्रतिनिधि नहीं है उस लिस्ट में तो एक नोटा बटन का इंतजाम कर रखा है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। नोटा बटन दबा दीजिए, अपनी सारी खींच मिटा लीजिए। या नोटा का बटन दबाना आपका सिर्फ एक कृत्य है, इसका कोई लीगल महत्व नहीं है। वो सभी प्रत्याशियों में से ज़्यादा वोट ले आए, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट नोटा के पड़ जाएं, तो भी नोटा को जीता हुआ नहीं माना जाता है। नोटा के बाद जिसने सबसे ज़्यादा वोट इकट्ठा किए होंगे वो प्रतिनिधि चुन करके सदन में चला जाएगा। फिलहाल नोटा का मतलब यही है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब फिर आते हैं अपने टॉपिक पर, हमारा नेता कैसा हो। नामांकन वापसी का जब टाइम आता है तो उसके बाद एक निश्चित संख्या बच जाती है कि इतने ही प्रत्याशियों में से, इतने ही कैंडिडेट्स में से हमें अपना सपनों का राजकुमार खोजना है। आपने जो एक बना रखा है, एक अपने प्रतिनिधि के बारे में आपने जो ड्रीम सोचा है, उसके इर्द गिर्द कोई दिखाई देता है तो आप उसे वोट कर देते हैं। अब इन्हीं में से आप भ्रष्टाचार या ईमानदार, कर्मठ या विलासी, ज्ञानी या अभिमानी, उसके ग्राफ को आप संतुलन बिठाते हैं। ज्ञानी है या अभिमानी है, तो किसी एक को अंगीकार कर लेते हैं। उसके रासायनिक, सामाजिक, राजनीतिक और तमाम तरह के गुणों के आधार पर उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एक बड़ी सी मूर्त भी आप बना लेते हैं। सरकार बने या न बने, रिजल्ट आते ही हर राजनीतिक दल एक जिंदा मूर्त हो जाती है, यानी कि हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्वभाव हो जाता है और अपना एक करैक्टर हो जाता है। अगर उसकी सरकार बन गई तो कहने ही क्या, पावर लेकर गया हुआ प्रतिनिधि मिस्टर इंडिया बन जाता है। वो कब और किसे नज़र आएगा वो खुद ही बता सकता है। 1-2 महीने, बहुत से बहुत 5-6 महीने के भीतर आप अपने सपनों के राजकुमार और उसकी राजनीतिक पार्टी के रंग ढंग देखकर आपको ये लगने लगता है कि यह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये एहसास है कि आप अपने राजनीतिक जो प्रतिनिधि चुना है उसका या उसकी पार्टी से आप खुश हैं या नाखुश हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप ठगे गए हैं। और यही 5-6 महीने, साल भर के अंदर जो एहसास होता है, यही एहसास एक सच्चा एहसास होता है। बस इसे अब अगले 3-4 साल और बनाए रखने की ज़रूरत होती है। जब अगला चुनाव आता है उस समय इस एहसास को आप फिर से आप महसूस करें और जो अगला आपका सपनों का राजकुमार होगा उसे चुनने का प्रयास करें। निश्चित जानिए, अगर आपने साल 1.5 साल के भीतर बनाए हुए अपने एक ढांचे के अंदर जिस नए प्रत्याशी को चुना है, उसके गुणों के आधार पर आपने नए प्रत्याशी को चुना है, तो वो पिछले के मुकाबले शर्तिया जो है बेहतर होगा और यह उसके मुकाबले ज़्यादा आदर्श और ज़्यादा व्यवहारिक होगा। यानी कि अगले चुनाव की प्रक्रिया अवश्य ही बेहतर होगी। इस तरह से चुनाव दर चुनाव सभी वोटरों का अगर यही दृढ़ संकल्प बना रहा तो यकीन मानिए भारतीय राजनीति अपने आदर्श स्थिति में होगी। यानी कि 5-6 चुनाव के बाद जो हिंदुस्तान की राजनीति है, इसमें बेहतर लोगों का चुना जाना सुनिश्चित होगा। दुनिया के लोकतांत्रिक देश इसे आइडियल पॉलिटिक्स मानेंगे और इसको अपनाने के लिए लालायित होंगे। तब हमारे किसी मंत्री के खिलाफ
चोर है के नारे नहीं लगेंगे। तब हमारे किसी नेता पुत्र के राजनीति में आने को वंशवाद नहीं माना जाएगा। तब महंगाई कम करने की मांग को लेकर महंगी रैलियों की ज़रूरत होगी। तब न कोई मुख्यमंत्री अपनी ही कंपनी को कोयले की खान आवंटित नहीं करेगा। तब न कोई विधानसभा अध्यक्ष अपने बेटे की नियुक्ति के लिए खुद ही दस्तखत करेगा। तब करोड़ों अरबों का अस्पताल बनाने से पहले वहां तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम कर लिया जाएगा। और तब सरकारी नौकरी लगने के बाद सबसे पहले आराम का जुगाड़ लगाना बंद हो जाएगा। तब सबसे बड़ी बात, विकास कार्य को कमीशनबाजी नहीं माना जाएगा। वाकई यह परम स्थिति है। समझिए कि सतयुग लौट आया है और रामराज की स्थिति स्थापित हो गई है। मगर इस परम स्थिति के पहले मतदाता यानी वोटर को कुछ और वैतरणियाँ पार करनी होंगी। ये वैतरणियाँ भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, मजहबवाद, क्षेत्रवाद, माफियावाद, बाहुबलीवाद, भाषावाद, दारूवाद, नोटवाद आदि तरह के रूप में आपके सामने आएंगी। इन वैतरणियों का ऐसा नेटवर्क बिछा है कि कोई भी स्कैनर इसका पता लगाने में असमर्थ है। एक शाखा टूटती है तो दूसरे में जा मिल जाती है। बिल्कुल गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन की तरह वोटर चक्रव्यूह में ऐसा फंस कर रह जाता है कि सुंदरबन तक पहुंच ही नहीं पाता। यह चुनाव खत्म हुआ कि नहीं कि वह नमक रोटी के जुगाड़ में उलझ जाता है। परिवार, समाज, हारी बीमारी सब कुछ देखना उसको है, जब तक कुछ समझ में आता है कि नया चुनाव सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। उधर अपने सपनों के राजकुमार के पास भी सामान्य वोटर के बारे में या सामान्य वोटर के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। कभी वह सूरत जाने की तैयारी करता है तो कभी गुवाहाटी। इससे फारिग हुए नहीं कि रायपुर का 5 स्टार होटल इंतज़ार करता नज़र आता है। कभी पधारो म्हारे देश गाता हुआ कोई रिजॉर्ट उसकी खातिरदारी के लिए बुलाता नज़र आता है। वोटर छोड़ो, आम शहरी, हाई फाई शहरी के पास भी समय नहीं है। शाम को उसे टीवी डिबेट में पॉलिटिक्स कर सोशल मीडिया पर दो हाथ करने होते हैं। वह जानता है दिल्ली के रामलीला मैदान का बाबा अन्ना हजारों ईमानदार खोजने चला था, मगर रालेगांव सिद्दी को मालूम नहीं था कि बड़े प्लेटफॉर्म पर आने की चाहत की सज़ा इतनी बड़ी होगी। कई ईमानदार आएंगे और करोड़ों में उनकी टोपी ही बेच डालेंगे। और जो टोपी नहीं पहनते वह भी बीरबल की खिचड़ी जो तब नहीं पक सकी थी उसे इस दौर में पका के दिखा देते हैं और फ़कीर गांधी के शहर से सीधे छलांग लगाकर लुटेरों की शाही लकीर को छोटी कर देते हैं। इसके आगे आम शहरी देखता नहीं है। इसके बाद वह भी आम वोटर की कतार में आके खड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है घाट घाट पर पानी पिए हुए नेता का नंबर, जिन्हें राजनीतिक कहें तो थोड़ा सा ग्रेसफुल होगा। वह जानता है कि घोंसले में कब और किसका अंडा रखा जाए। उसकी ही आंख देखती है कि कब और कहाँ किसकी जड़ें जमने लगी हैं और उसे उखाड़ कर कहाँ रोपा जाए कि वह फिर कभी पनप न सके। मतदाता को भी चाहिए कि वह अपने सपनों के राजकुमार से कुछ गुण तो सीखे और कुछ गुण सीख करके अगले चुनाव में कुछ ऐसा करे कि उसका राजकुमार उसी के इर्द गिर्द रह करके देश और समाज के हित में कुछ करने की सोचे। तभी सफ़ेद खद्दर के कुर्ता पायजामा की तरह राजनीति भी उजली बनी रहेगी। लेकिन अब भी मूल सवाल बना हुआ है, आपका और हमारा नेता कैसा हो। अब आज इतना ही, आपका और हमारा नेता वो हम खोजते रहेंगे। राजनीति है ये। राजनीति की कथा कुछ इस तरह से है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर मेरा ये एफर्ट इस बार जो वीकली रिव्यू में आपको मैंने ये राजनीति पर एक कटाक्ष किया है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
तथा जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।